स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट सेकेंड में नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं एंट्रोपी का टेम्परेचर और वॉल्यूम प्रेशर के साथ रिलेशन। एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। तो एंट्रोपी का मान हम किसी भी तीन ऊष्मागतिकी वेरिएबल्स यानी प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर में से किन्हीं दो वेरिएबल्स के साथ भी निकाल सकते हैं। सपोज करते हैं कि एंट्रोपी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, जैसा हमने लिखा है एस इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो चेंज इन एंट्रोपी आ जाता है। तो डी एस इज इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी। एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे और एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाती है डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी। पहला नियम ऊष्मागतिकी का, रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए डी ई बराबर क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू। क्यू रिवर्सिबल किसके बराबर है? टी डी एस के, और W किसके बराबर है? PdV के। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो DE किसके बराबर हो जाता है? TdS माइनस PdV। अगर आंतरिक ऊर्जा भी, जैसा कि हम जानते हैं, अवस्था फलन है और अगर ये भी ताप और आयतन का ही एक फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी ई किसके बराबर होगा? डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी। यहाँ वी आएगा, थोड़ा सा करेक्शन आप चेक करिएगा। अगर हम इस इक्वेशन में टी डी बराबर कर दें, पहली इक्वेशन क्या थी? डी बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी। दूसरी इक्वेशन ऊपर देख रहे हैं तो ये इक्वल हुई टी डी एस माइनस पी डी वी बराबर डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी। और अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं? डी एस। तो डी एस बराबर हुआ, टी इधर ले आएँ तो 1 अपॉन टी डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस 1 अपॉन टी डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस पी, और साथ में बाहर क्या आ जाएगा? डी वी। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें दिखा रही है एंट्रोपी में परिवर्तन टेम्परेचर और वॉल्यूम के रूप में। अगर हम इक्वेशंस को कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन आती हैं। एक क्या आ रही है? एंट्रोपी का परिवर्तन स्थिर आयतन पर यानी डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी एंट्रोपी का ताप में परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा में ताप में परिवर्तन के बराबर हुआ। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल टी, वी क्या है? सी वी, तो सी वी अपॉन टी। दूसरी इक्वेशन है डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस पी। अब सी वी का मान, सी वी अपॉन टी, उसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है और इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर हम निश्चित आयतन रखते हैं तो ताप बढ़ाने के साथ एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ता है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम कोई निश्चित लिमिट्स ले रहे हैं, ताप में परिवर्तन T1 से T2 हो रहा है तो डेल्टा S इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट किया T1 से T2 CV अपॉन टी डी टी। अब इक्वेशंस में अगर हम रीअरेंज करें तो डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसी तरह से ताप स्थिर रखते हैं तो डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टी
डेल एस अपॉन डेल वी माइनस पी। ये हमारी रीअरेंजमेंट के बाद दूसरे टाइप में इक्वेशंस आई। अब हम इन इक्वेशंस को स्थिर ताप पर V के संदर्भ में और स्थिर आयतन पर T के संदर्भ में हम इनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हमारी इक्वेशंस दो आई, डबल डिफ्रेंशिएट हो गई तो डेल स्क्वायर अपॉन ई डेल टी इंटू डेल वी इज इक्वल्स टू टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी इंटू डेल वी। ये वही पहली इक्वेशन। दूसरी होगी डेल स्क्वायर अपॉन ई डेल टी इंटू डेल वी इज इक्वल्स टू टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल वी प्लस एक बार दोबारा आएगा डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस पी, चूँकि अलग है तो वो भी होगा डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऊपर की इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड में कंपैरिजन करें तो फर्स्ट के दो पोर्शंस कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रही है डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0 या डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करें तो डी एस बराबर सी वी डी टी, टी डी एस की जगह हमने लिखा है सी वी डी टी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी वी, और ये इक्वेशन आती है जो हमें बताती है कि एंट्रोपी का मान आयतन पर निर्भर करता है। अब अगर हम पहले हमने लिया था एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अब हम ले रहे हैं एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था। तो डी एस बराबर डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस दूसरी बार हम प्रेशर के साथ करेंगे तो डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी। अब हम जानते हैं कि एंथैल्पी किसके बराबर है, तो H बराबर E प्लस पी वी। इस इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी एच बराबर डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। डी एस किसके बराबर होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी के। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन आ जाती है डी ई प्लस पी डी वी बराबर टी डी एस, और हमने ये वैल्यू डी ई प्लस पी डी वी के बराबर रखी तो डी एच यानी एंथैल्पी का मान डिफरेंशिएट फॉर्म में आ जाता है टी डी एस प्लस वी डी पी। अगर हम समझते हैं कि एंथैल्पी को भी, जैसे हमने वह आंतरिक ऊर्जा ली थी, एंथैल्पी भी ताप और दाब का फलन है, तो H इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डिफ्रेंशिएट करने पर DH एक बार हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए T के साथ कर रहे हैं, दूसरी बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर के साथ कर रहे हैं, तो डेल H अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल H अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी। अब चूँकि लेफ्ट हैंड साइड की दोनों चीज़ें सेम हैं तो हमने लिख दिया टी डी एस प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी, या डी एस रह जाए तो 1/T से दोनों साइड डिवाइड किया, साथ ही साथ वी डी पी चूँकि इधर माइनस आएगा तो लास्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि हमने 1/T डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस वी और डी पी कॉमन आ गया। अब जब हम इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा कट क्रॉस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, और उस स्थिति में हमारी इक्वेशन क्या बच रही है,
del S upon del T at constant pressure is equals to 1 upon T del H upon del T at constant pressure। अब हम जानते हैं कि एंथैल्पी का ताप के साथ परिवर्तन स्थिर दाब पर क्या हो जाता है, ऊष्माधारिता के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं Cp अपॉन T। दूसरा फॉर्म डेल H या डेल S अपॉन डेल P एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन T डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस V के। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगेन Cp अपॉन T का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, ये कंक्लूज़न निकलता है कि यहाँ पर भी ताप बढ़ाने के साथ एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ता है। अगर हम कुछ सर्टेन टेम्परेचर्स के बीच परिवर्तन कर रहे हैं एंट्रोपी में, तो डेल्टा S बराबर T1 से T2 Cp बाई T dt। अगर हम पहले की जो दो इक्वेशंस हैं जो पिछली स्लाइड में थी, उनको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो आप देखोगे कि एंथैल्पी का ताप के साथ परिवर्तन स्थिर दाब पर क्या हो जाता है, T डेल S अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, और एंथैल्पी का दाब के साथ परिवर्तन स्थिर ताप पर किसके बराबर है, T डेल S अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस वॉल्यूम। यानी जब एंथैल्पी का दाब के साथ परिवर्तन लेते हैं तो वॉल्यूम भी साथ में ऐड होता है। अब स्थिर ताप पर P और स्थिर दाब पर T के साथ हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक बार और इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब डेल स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर H अपॉन डेल T डेल P इज इक्वल्स टू T कांस्टेंट है, तो डेल स्क्वायर S अपॉन डेल T डेल P। दूसरी इक्वेशन को भी किया तो डेल स्क्वायर H अपॉन डेल T डेल P, T बाहरी है कांस्टेंट है, डेल स्क्वायर S डेल T डेल P प्लस एक बार डेल स्क्वायर S अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों इक्वेशंस जो लेफ्ट हैंड साइड की हैं वो सेम है, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 हुआ, तो हमारी इक्वेशन सिंपल हो गई, डेल S अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू 0। या हम कह सकते हैं डेल S अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू माइनस डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी एंट्रोपी का दाब के साथ परिवर्तन स्थिर ताप पर किस पर निर्भर कर रहा है, आयतन का ताप के साथ परिवर्तन जब हम दाब स्थिर रखते हैं। तो ये जो फंक्शन है डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम क्या कहते हैं, प्रसार गुणांक कहा जाता है। और ये जो इक्वेशन है ds बराबर Cp अपॉन T dt माइनस डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर dP, ये किसी भी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों के लिए उपयोग में आती है, तीनों के लिए ये एलिजिबल है। अब अगर हम देखें तो ये जो स्थिति है, अगर हम एंट्रोपी का सिर्फ दाब पे निर्भरता मानते हैं, ताप को हम स्थिर रख देते हैं, तो dt 0 हुआ। उस स्थिति में एंट्रोपी में परिवर्तन ds बराबर माइनस डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर dP। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर को हमने प्रसार गुणांक कहा है। अब ठोस में और द्रव में दोनों में क्या है कि ताप बढ़ाने के साथ आयतन में परिवर्तन बहुत कम होता है। उस स्थिति में ठोस और द्रव के लिए हम डेल V अपॉन डेल T के मान को
कांस्टेंट मान सकते हैं। तो उस स्थिति में अगर द्रव की स्थिति को अगर हम देखें तो द्रव का दाब P1 से P2 बढ़ाया जा रहा है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एंट्रोपी में परिवर्तन द्रव के लिए। तो अगर दाब में परिवर्तन P1 से P2 है तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या हुआ, तो -del V/del T एट कांस्टेंट प्रेशर। हम dP को इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या लिमिट्स हैं हमारी, P1 से P2। तो इंटीग्रेट करने पर क्या आ गया, डेल्टा S यानी एंट्रोपी में परिवर्तन इज इक्वल्स टू -del V/del T एट कांस्टेंट प्रेशर P2 माइनस P1, या P2 माइनस P1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा P। द्रवों के लिए प्रसार गुणांक का मान बहुत कम है और उस स्थिति में अगर हम देखें तो आंतरिक या एंट्रोपी में परिवर्तन के लिए हमें दाब को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी में दाब के साथ परिवर्तन विशेष रूप से द्रवों में नेग्लिजिबल होता है, हम उसकी गणना नहीं करते, उसको उपेक्षित मान लिया जाता है। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी, तो एंट्रोपी का मान ताप पर कैसे निर्भर करता है कि कोई भी तंत्र ताप एक अन्य तंत्र आयतन एवं दाब पर फलन है, और उस स्थिति में तंत्र के जो है वो ताप के साथ जब भी हम लेते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता के रूप में ही लिया जाता है। तो ऊष्माधारिताओं में अगर तंत्र स्थिर आयतन पर है तो क्या हो जाएगा, dQ रिवर्सिबल प्रोसेस ही ले रहे हैं हम, dQ रिवर्सिबल अपॉन dt, और अगर स्थिर दाब पे लिया जा रहा है तो dQ रिवर्सिबल अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कुल मिला के एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S किसके बराबर है, dQ रिवर्सिबल अपॉन T। अगर स्थिर आयतन है तो वो हो जाएगा CV अपॉन T के, और अगर वो स्थिर दाब पे है तो वो हो जाएगा CP अपॉन T के। अब हम देखते हैं कि ऊष्माधारिता में टेम्परेचर डिपेंडेंस में ही चल रहे हैं हम, तो CV किसके बराबर हुआ, T del S अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और CP हुआ T del S अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम ताप की एक पर्टिकुलर रेंज ले रहे हैं T1 से T2, तो एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S बराबर इंटीग्रेट कर रहे हैं T1 से T2 CV/T dt, और उस स्थिति में क्या हो जाएगा, CV ln T2/T1, या अगर हम नेचुरल लॉग को log 10 में बदलते हैं तो एंट्रोपी में परिवर्तन 2.303 CV log T2/T1, यह है 1 मोल के लिए। अगर n मोल है तो 2.303 n CV log T2/T1, यह है निश्चित आयतन पर। और अगर एंट्रोपी में परिवर्तन निश्चित दाब पे लिया जाए तो 2.303 n CP हो जाएगा, और कोई परिवर्तन नहीं होगा, CP log T2/T1। अब क्लैसियस इनइक्वलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जानते हैं कि एंट्रोपी एक अवस्था फलन है, सिर्फ अवस्थाओं पर ही निर्भर करती है, पाथ पर निर्भर नहीं करती। इसलिए अगर हम एक चक्रीय प्रक्रम लेते हैं तो एंट्रोपी में परिवर्तन का मान 0 है। इसलिए चक्रीय प्रक्रम में पहले A से B पर गया और B से A पर गया, तो उस स्थिति में एंट्रोपी में परिवर्तन A से B प्लस एंट्रोपी में परिवर्तन B से A, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो अग्र दिशा में एंट्रोपी में परिवर्तन चल रहा है A से B और प्रतीप दिशा में B से A,
एंट्रोपी में परिवर्तन का मान एक समान होता है, सिर्फ क्या होता है, विपरीत चिन्ह होते हैं। इसलिए जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो एंट्रोपी में परिवर्तन का मान 0 हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि परिपार्श्विक से हमेशा ऊष्मा का स्थानांतरण उत्क्रमणीय रूप से होता है, यानी डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन जो सिस्टम है उसका नेगेटिव होता है सराउंडिंग में, यानी कुल एंट्रोपी में परिवर्तन बराबर एंट्रोपी में परिवर्तन सिस्टम प्लस एंट्रोपी में परिवर्तन सराउंडिंग। अगर किसी प्रक्रम में परिपार्श्विक और तंत्र की एंट्रोपी में कोई कुल परिवर्तन 0 है तो उस उत्क्रमणीय प्रक्रम में भी एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर प्रक्रम A से B में इरिवर्सिबल है तो क्या होगा? अभी तक हम रिवर्सिबल पढ़ रहे थे, पर अगर सिस्टम ये है कि A से B जिससे जा रहा है वो इरिवर्सिबल है, तो इस प्रक्रम में कोई भी प्रकृति हो, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि B से A वाला जो प्रक्रम है वो कैसा है, रिवर्सिबल है। तो हमने दो सिस्टम लिए, एक इरिवर्सिबल A से B, फिर उल्टा लौट के आ रहा है B से A रिवर्सिबल। तो ऊष्मा में परिवर्तन dq इरिवर्सिबल अपॉन T, ये क्या बता रहा है, एंट्रोपी में परिवर्तन बराबर A से B dq इरिवर्सिबल अपॉन T प्लस B टू A, ये रिवर्सिबल है तो dq रिवर्सिबल अपॉन T। तो अब हम लिख सकते हैं इक्वेशन को, चूंकि ये कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम रिवर्सिबल सिस्टम को उपयोग में लें तो dq इज रिवर्सिबल अपॉन T इज इक्वल्स टू B टू A माइनस A टू B, क्योंकि विपरीत चिन्ह होते हैं, या dq अपॉन T ऑफ इरिवर्सिबल, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन जब प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है तो हमेशा उसका मान 0 से कम होता है। और इसका उपयोग हम ऐसे कर सकते हैं कि A टू B dq इज रिवर्सिबल अपॉन dt इज ऑलवेज लेस देन dq रिवर्सिबल अपॉन dt, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता है उसका मान हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस की तुलना में कम होता है। या दूसरे तरह से अगर हम कहें कि एंट्रोपी में परिवर्तन जो तंत्र में हो रहा है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू वहाँ जहाँ सिस्टम अनुत्क्रमणीय है। तो हम इसको क्या कहते हैं, क्लैसियस की असमानता या क्लैसियस इनइक्वलिटी कहा जाता है। क्योंकि मैक्सिमम प्रोसेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो क्लैसियस का असमानता का कोई आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं और उस आइसोलेटेड सिस्टम में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो dq इरिवर्सिबल है दैट इज इक्वल्स टू 0। उस स्थिति में एंट्रोपी ऑफ A टू B इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, या डेल्टा S AB इज इक्वल्स टू 0। दो स्थिति हो सकती हैं कि एंट्रोपी का मान बढ़ता है या एंट्रोपी का मान 0 रहता है। तो विलगित तंत्र में अगर चेंजेस लिए जाते हैं तो एंट्रोपी का मान हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं उन सब में एंट्रोपी का मान बढ़ता है। जब तक प्रोसेस चलता रहता है तब तक एंट्रोपी का मान बढ़ता है, और फिर जब एक इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है तो उस स्टेज पर एंट्रोपी का मान मैक्सिमम हो जाता है। अब क्लैसियस की इनइक्वलिटी के आधार पर हम सिस्टम और सराउंडिंग को देखते हैं, तो डेल्टा एस ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी ऑफ डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन रिवर्सिबल प्रोसेस का हमेशा ज़्यादा होता है इरिवर्सिबल से। तो हम इसको यूज़ करते हैं
और इसी के आधार पर हम कहते हैं कि जो सिस्टम की एंट्रोपी में परिवर्तन है वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे? एंट्रोपी परिवर्तन सिस्टम प्लस सराउंडिंग के। तो कुल मिला के एंट्रोपी का परिवर्तन जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में है वो या तो ज़ीरो होता है या ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ता है। तो क्या प्रदर्शित कर रहा है कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में वास्तविक प्रक्रम जो अनुत्क्रमणीय हैं उनमें एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ता है, जबकि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है उसमें एंट्रोपी का मान स्थिर रहता है। तो इसीलिए क्लैसियस ने बताया कि ऊर्जा का मान स्थिर रहता है जबकि एंट्रोपी लगातार बढ़ती रहती है। तो ये था एंट्रोपी के बारे में, जिसमें हमने एंट्रोपी का सॉलिड, लिक्विड, गैस, टेम्परेचर्स और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस सबके बारे में पढ़ा।